बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। आपके पास सिलेबस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर के स्टार्ट में कंटेंट्स ऐड करती जाऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप बेटा चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मार्क करते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? मिलजुल कर काम करने को। हमारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं या जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर बेसिकली कम्प्लेक्स एंटिटीज़, कम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसमें आप कोऑर्डिनेशन को किस तरह से डिफाइन करोगे कि इन कम्प्लेक्स बॉडीज़ या कम्प्लेक्स एंटिटीज़ या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉम्पोजिशन और फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, उनको रेगुलेट करना, उनके कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ करैक्टर्स जो हैं वो कॉमनली एक जैसे होते हैं। जैसे अगर कोई स्टिमुलाई कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंज को, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15 में कि इन्वायरमेंटल चेंजेस कैसी होती हैं, टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, पानी का या नमकियात का ज़्यादा या कम हो जाना। तो जो चेंजेस इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं उनको हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अब स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर या ऑर्गेनिज्मिक लेवल का भी हो सकता है। अगर आप इंटरनल की बेस पे बात करें तो जैसे हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंटरनल स्टिमुलस मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम जैसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये क्या हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज जो है हमारी बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो उस लिहाज से वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ये आपस में लिंक्ड अप होते हैं। इट मीन्स कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रही हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कह रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं, इट मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर्म कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शंस जो हैं दे आर, ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं दे आर बेसिकली इंटीग्रेटेड बाय कोऑर्डिनेशन, जिससे एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट है या एनिमल है उसका बिहेवियर हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हम अगर सेलुलर लेवल पे कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कि सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन उन सेलुलर प्रोसेसेस के दरमियान में होगी, ना कि सेल के दरमियान में। ठीक है। सेलुलर प्रोसेस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी अपरेटस है, उसकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़, अपने अपने प्रोसेसेस हैं, तो उन प्रोसेसेस के दरमियान में कोऑर्डिनेशन शो होगी। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जिस तरह का भी चेंज आता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बेशक फिर वो टेम्परेचर के लिहाज से चेंज हो, लाइट इंटेंसिटी के लिहाज से चेंज हो, या केमिकल्स की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा हो, या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो। तो जिस तरह का भी चेंज आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टीसेलुलर मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें अमंग द सेल्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल ने अपना अपना काम करना होता है। ये भी हो सकता है कि हर सेल जो है वो चेंजेस जो आ रही हैं इन्वायरमेंट्स में उनको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं भी करते। जैसे हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बहुत सारे बॉडी सेल्स जो हैं, जैसे सेंसरी सेल्स जो हैं, वो कुछ चेंजेस जो आती हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की प्रेजेंस का मतलब कि आपको भी राइट नाउ अगर हम देखें तो हमारी स्किन, हमारी जो बॉडी सरफेस है, बाहरी जो स्किन है, हमें ये नहीं पता कि उसके ऊपर कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में जो सेंसरी सेल्स हैं वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे सेंसरी सेल्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन यही बैक्टीरिया अगर आपकी इंटरनल बॉडी सेल्स में मौजूद हो तो इट मीन्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, उसके जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल की प्रेजेंस को देखते हैं या डिटेक्ट करते हैं, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? एंटीबॉडीज़। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइटोज करते हैं। तो हमारे इंटरनल बॉडी सेल्स जो हैं वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेंसरी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ कि कुछ सेल्स जो हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि कुछ सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। उसी तरह से हम जो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो हमारी आई सेल्स जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी सेल्स जो है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर तरह का सेल जो है वो चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी करते क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती है।
सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसको बेटा रीड आउट करना है, कोशिश करें एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान का जो कंपैरिजन दिया हुआ है उसको हाईलाइट करें, हाईलाइट नहीं तो एक स्टिकी नोट या पेपर एक लेकर उसके ऊपर इस डिफरेंस को नोट डाउन करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। प्लांट्स के बारे में हम कहते हैं ये ज़्यादा पैसिव होते हैं, एनिमल्स भी पैसिव हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो एक्टिव होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स की निस्बत पैसिव होते हैं, ज़्यादा पैसिव होते हैं मतलब ज़्यादा सुस्त होते हैं, ग्रोथ के लिहाज से भी, इन्वायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करने के लिहाज से भी, जो चेंज आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करने के लिहाज से भी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर सिस्टम नहीं होते। हमने जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपने जब लेवल्स पढ़े थे तो आपने वहाँ पे बताया था कि एक प्लांट के अंदर एक इंडिविजुअल जो बनता है वो ऑर्गन से बनता है, ना कि ऑर्गन सिस्टम से। एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कम्प्लेक्स बताई गई थी। क्यों? एक इंडिविजुअल कैसे बनता है उसमें, क्योंकि ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम जो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। प्लांट्स का आपको पता है ये मूव नहीं कर सकते, एक एरिया से दूसरी एरिया में इनमें मूवमेंट नहीं होती, इट मीन्स ये सिसाइल है। लेकिन एनिमल्स जो है वो मोटिलिटी शो करते हैं। क्यों? मसल्स की वजह से। प्लांट का बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि प्लांट ने जो चेंज आ रहा है उसको कैसे वो रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे अगर एक लाइट की डायरेक्शन अगर कहने कि जिस साइड से आप कहते हो कि जिस साइड पे लाइट या सूरज मूव करता है, सूरजमुखी का फूल उसी डायरेक्शन में मूव करता है। स्टिमुलस है ना कि जैसे जैसे वो लाइट की डायरेक्शन, लाइट जिस डायरेक्शन में जाती जा रही है, सूरज जिस डायरेक्शन में जाता जा रहा है, प्लांट जो है सूरजमुखी का जो हेड है या फ्लावर है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसी तरह से प्लांट का बिहेवियर बेसिकली डिपेंड करता है ग्रोथ रेट पे। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? कभी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी ग्रोथ रेट कम हो जाता है, यानी कि प्लांट के किसी पार्ट में अगर ग्रोथ ज़्यादा हो या कम हो तो वो उसके लिहाज से रिस्पॉन्स करते हैं। या अगर सेल के अंदर टर्जिडिटी ज़्यादा हो या कम हो तो प्लांट्स उसके लिहाज से रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि एनिमल्स में रिस्पॉन्स या बिहेवियर कैसा होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन और उसके साथ साथ ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है उसकी वजह से। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जैसे हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स मिलती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन तब स्टार्ट होती है जो मोटर न्यूरॉन के जरिए इम्पल्स मिलती है उसकी वजह से। और ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी इम्पल्स मिलने की वजह से ही होगी कि मैसेज कन्वे किया जाएगा ग्लैंड्स को कि भाई इस टाइम पे ये वाला हार्मोन रिलीज़ करना है, इस ग्लैंड ने ये वाला हार्मोन रिलीज़ करना है, तो जैसे ही मैसेज मिलेगा वो हार्मोन स्क्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। प्लांट्स में और एनिमल्स में अगर आप रिस्पॉन्स की बात करो, जैसे भी आपको कहा कि प्लांट्स पैसिव होते हैं तो इट मीन्स उनके अंदर रिस्पॉन्स की स्पीड भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल टिश्यूज़ उनके अंदर मौजूद होते हैं, रैपिड मूवमेंट इस वजह से भी होती है। उसके अलावा उनका नर्वस सिस्टम, उनके हार्मोन्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का चेंज आ रहा है उसको जो रिस्पॉन्स करने का मेथड है या उसको कंट्रोल कैसे करना है वो हार्मोन्स के जरिए होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई सिस्टम नहीं मौजूद। लेकिन एनिमल्स के अंदर प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सारा काम जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल ही बेसिकली हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बेस पे। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? हार्मोन्स के थ्रू होती है। मतलब प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप कह रहे प्लांट में जो सीड है वो जर्मिनेट हुआ, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हुई, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हुए, डेवलपमेंटल स्टेजेस हुई, प्लांट में फ्रूट बना, फ्रूट पक गया, ये सारा काम जो है हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स की सिक्रीशन वो इमीडिएट नहीं होती है, यानी कि हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है या हार्मोन्स ने जहाँ पे जाना है, कैसे जाके एक्ट करना है, कब उसका रिस्पॉन्स होगा, वो सारा एक स्लो प्रोसेस है। हार्मोन सिंथेसिस के बाद, हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो जाने के बाद भी एक डिले आ जाता है उसके रिलीज़ में, यानी कि उसने जब एक टारगेटेड सेल जहाँ पे जाके उसने एक्ट करना है पहले वहाँ पे पहुँचेगा, फिर वहाँ पे जाके एक्ट करेगा, उसके बाद जाके मूवमेंट आती है। तो प्लांट मूवमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो स्लो है, स्लोनेस उसमें शो होती है क्योंकि डिले इन हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल कंट्रोल बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है, जो कि इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। तो प्लांट्स जो है किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं किस तरह से? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके, और उसके अलावा अपने बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं बाय और थ्रू हार्मोन्स। प्लांट्स में अगर हम कोऑर्डिनेशन के लिहाज से बात करें, जैसे हमने कहा उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि हार्मोन्स ने कंट्रोल करनी होती हैं, तो हम देख लेते हैं हार्मोन्स कौन कौन से हैं। प्लांट के अंदर हार्मोन्स को आप दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करोगे बेटा, एक है ग्रोथ प्रोमोटर और एक है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर में सबसे पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अ सब्सटेंस जिसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे, जो अपने इफेक्ट को इवन कम कंसनट्रेशन में, कम मिकदार में भी हो तब भी वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको आप हार्मोन का नाम देते हो। हाँ, प्लांट हार्मोन्स को हम टेक्निकली फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो की टर्म जो बेटा यूज़ होती है वो यूज़ होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। आपने फाइटो की टर्म जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ की, इसलिए फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ को
स्टिमुलेट करते हैं सेल डिवीजन को प्रमोट करके या सेल को इलोंगेट करके। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को इनहिबिट भी करते हैं। इनहिबिट का मतलब क्या है, स्टॉप करना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रिस्पॉन्सेज की बात करें तो जो भी वेरियस या डिफरेंट स्टिमुलाई आते हैं, चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट में, ड्यू टू फाइटो हार्मोन्स प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर की। तो पहली तीन जो आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं या कहने के हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, दीज आर ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं। ये ज़्यादातर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। जबकि बाकी दो जो हैं यानी कि एब्सकिसिक एसिड और इथीन, जिसको इथाइलिन का नाम भी दिया जाता है, ये दो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। मतलब ये ज़्यादातर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को स्टॉप करते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। प्लांट हार्मोन्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज़, मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और लेटर मेरिस्टेम, इनको हम नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट यहाँ पे बेसिक पॉइंट बताऊंगी। मेरिस्टेम किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट टाइम आपने टिश्यू की बेस पे इसका नाम पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेम बेसिकली एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे लोकेटेड होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की स्टेम यानी कि शूट या जो रूट है उसकी टिप्स पे प्रेजेंट होता है, इसलिए एपिकल, एपिक्स जो है वर्ड APE और X ये वर्ड से डिराइव हुआ है, एपिक्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। एपिक्स कहते हैं, एपिक्स का मतलब क्या है, टिप पोर्शन जिसको आप कहोगे। एपिक्स मतलब टिप पोर्शन। तो प्लांट के शूट की और रूट की टिप में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये ज़्यादातर प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करता है, यानी कि प्लांट की हाइट मतलब प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करता है, इसलिए हम कहते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। कौन सी ग्रोथ में होता है, प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से सेकंड टाइप है मेरिस्टेम की लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की विड्थ को इंक्रीज़ करता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टेम बनाई है जो कि बहुत मैंने थिन सी बनाई है। अगर आप कह रहे हो कि ये प्लांट की स्टेम बहुत थिक हो गई, इट मीन्स लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी हो रही है। लेटरल मेरिस्टेम कॉक कैम्बियम में और वेस्कुलर कैम्बियम में उसकी एक फॉर्म है, बेसिकली आप कह सकते हो लेटरल मेरिस्टेम की फॉर्म है कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इन कैम्बियम के सेल्स को ये डिवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट की स्टेम जो है या प्लांट की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इट मीन्स ये विड्थ को इंक्रीज़ कर रहा है, तो लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 19, उसमें इसका डिफरेंस की फॉर्म में बट आपने इसको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद बात करते हैं एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस हम किसे कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस में हम कहते हैं कि प्लांट की स्टेम जो है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो उसकी साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। लेंथ इंक्रीज़ होगी बट विड्थ इंक्रीज़ नहीं होगी। जबकि लेटरल डोमिनेंस क्या होती है, जिसमें हम कहते हैं कि प्लांट की स्टेम या प्लांट की हाइट छोटी है लेकिन उसका फैलाव यानी कि उसकी विड्थ जो है वो डोमिनेंट है, वो ज़्यादा है, दैट विल बी लेटरल डोमिनेंस। ये दोनों एक्टिविटीज़ या ये दोनों फिनोमिना जो आप देखते हो, ये दोनों फिनोमिना ज़्यादातर होते हैं प्लांट्स की वजह से, सॉरी प्लांट हार्मोन्स की वजह से। कौन से प्लांट हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एपिकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होता है ऑक्सिन, और जबकि लेटरल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होता है साइटोकाइनिन। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग में हम बात करते हैं ओवरी की। आपने कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने इसमें कार्पल के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ बताई थी, उसके अंदर एक होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल, और स्टाइल के साथ उसके अंदर प्रेजेंट होती है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, आपको पता है, आप पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हो, चैप्टर 9 में आपने डिस्कस किया था कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज होती है। तो ओवरी का प्लांट बॉडी के ऊपर रहना, उसका फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज होना, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है उसका ओव्यूल का सीड के अंदर चेंज होना, उसको आप फ्रूट सेटिंग कह सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट रिटेंशन ऑफ ओवरी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें पार्थिनोकार्पी। आपने बनाना देखा है, सीडलेस फ्रूट है ये। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स, और कार्पी की जो टर्म है वो यूज़ होती है फ्रूट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ओवरी बनाई थी, ओवरी की जो वॉल है, ये वॉल जो है इसको आप कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ये पेरिकार्प जो है ये चेंज होती है आगे फ्रूट में, फ्रूट की वॉल में, तो ये कार्प टर्म जो है ये फ्रूट के लिए यूज़ होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी बेसिकली वो फ्रूट्स होते हैं जो जिनमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड फॉर्मेशन के। यानी कि आप क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पी के केस में ओवरी जो है वो बिना फर्टिलाइज हुए
बिना ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट किए ये पार्थिनोकार्पी ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो बनाना, सीडलेस ग्रेप्स या सीडलेस ऑरेंजेस वगैरह जो है वो पार्थिनोकार्पी की एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं एब्सेशन की। एब्सेशन किसे कहते हैं? शेडिंग ऑफ फ्रूट, लीफ या फ्लावर। जैसे आपने देखा होगा कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जैसे वो उनकी जो कलियाँ बाहर जो होती है, ग्रीन सैपल्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, तो पेटल्स जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे रोज़ है, उसमें पेटल्स जो है वो कुछ टाइम के बाद गिर जाती हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एब्सेशन है। उसके बाद सेनेसेंस किसे कहते हैं? सेनेसेंस हम कहते हैं एजिंग को। एजिंग मतलब नेगेटिव चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ है, हम कहते हैं वो ग्रीन कलर का है, इट मीन्स उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन में चेंज होना शुरू हो गया। मतलब क्या है कि प्लांट की एज जो है वो, प्लांट जो है वो बूढ़ा होना शुरू हो गया, मतलब लीफ जो है वो ओल्ड होना शुरू हो गया। तो सेनेसेंस जो है इसको कुछ हार्मोन्स प्रमोट करते हैं, कुछ हार्मोन्स इसको डिले करते हैं। जैसे एब्सेशन को कुछ हार्मोन्स प्रमोट करते हैं, कुछ हार्मोन्स एब्सेशन को इनहिबिट करते हैं। तो अभी हम हार्मोन्स की बेस पे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पहला हार्मोन, दैट इज़ ऑक्सिन। ऑक्सिन्स क्या हैं? दीज आर इंडोल एसिडिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके वेरिएंट्स हैं। इनकी फॉर्मेशन जो है, इनकी सिंथेसिस जो है वो शूट अपिक्स में होती है। आपने ऑक्सिन्स जो है, ये जितने भी हार्मोन्स हैं बेटा, इनको कंपैरिजन के फॉर्म में भी तैयार करो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करो, बिकॉज पूरा का पूरा लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी इसमें से आ सकते हैं। जैसे ऑक्सिन की कमर्शियल एप्लीकेशंस आ सकती हैं, जिब्रेलिन की कमर्शियल एप्लीकेशंस अक्सर आती हैं। तो ये आपको इनके फंक्शंस और एप्लीकेशंस की बेस पे लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? ऑक्सिन स्टेम ग्रोथ को और रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। स्टेम ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है? जो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर इमेज बना रही हूँ, ये है एपिक्स पोर्शन, ठीक है। एपिक्स पोर्शन के बिहाइंड आ जाते हैं ये साइड वाले सेल्स। ऑक्सिन क्या करता है? बिहाइंड द एपिक्स जो सेल्स मौजूद है उन सेल्स को इनलार्ज करके, लंबा करके, तो उनकी ग्रोथ को, उस स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा जो कैम्बियम मौजूद होता है, कैम्बियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको डिवाइड करता है, उनकी डिवीजन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ जो है या प्लांट की ग्रोथ जो है, स्टेम की ग्रोथ जो है वो हो जाती है। रूट ग्रोथ के लिहाज से देखें तो ऑक्सिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन बहुत कम कंसनट्रेशन में, ठीक है। कम कंसनट्रेशन यानी कि कम मिकदार चाहिए। अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये रूट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कहा कि रूट की ग्रोथ जो है वो इस साइड पे ज़्यादा है और इस साइड पे कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइड है रूट की, यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी और जो आपके पास रूट है वो जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। जियोट्रॉपिज्म मतलब डाउनवर्ड उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, टर्न होना शुरू हो जाएगा। जियोट्रॉपिज्म बेसिकली मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट वाला पॉइंट जो है या टॉपिक जो है आपके सिलेबस में निकाल दिया कि इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि रूट्स की ग्रोथ अगर आप करोगे ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी हो रही, दैट विल बी जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ये ग्रो करते हैं। तो जब रूट्स में कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एक साइड पे ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से, कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रूट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, वो डाउनवर्ड ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे रूट की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो टर्न होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो कटिंग्स हैं, कटिंग्स में मैं एग्जांपल दूंगी रोज़ की। कटिंग्स में जैसे आप एक रोज़ की ब्रांच काटते हो, ठीक है, आप उस ब्रांच को काट के ऑक्सीजन का स्प्रे को दो। ऑक्सीजन स्प्रे करने के बाद आप उसको ज़मीन पे या मिट्टी के नीचे लगाओ, तो वो जो कटिंग्स हैं उनसे रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो कटिंग से भी रूट की ग्रोथ को ऑक्सीजन प्रमोट करता है। उसके अलावा कैलिसिस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स को। अब इसमें इतने सारे हमने सेल्स बनाए हैं, अब ये सेल्स जो हैं कौन से सेल ने कब डिवाइड करना है या किस में चेंज होना है हमें नहीं पता, लेकिन इन कैलिसिस से अगर रूट की फॉर्मेशन हो रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन जो है कैलिसिस में भी रूट की प्रोडक्शन को या उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा बड इनिशिएशन, शूट्स के केस में अगर हम देखें तो शूट यानी कि स्टेम जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो बड की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, बड इनिशिएशन करवाता है। साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है ये, ठीक है। इट मीन्स ये इसका यहाँ पे इसका जो रोल है वो इनहिबिटरी रोल है कि यहाँ पे बड इनिशिएशन तो करवाएगा, बड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ग्रो नहीं करवाएगा उसको, ठीक है। उसकी ग्रोथ को लेटरल बर्ड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। तो ये साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा यहाँ पे। तो इट मीन्स के ऑक्सीजन का जो हमने कहा कि प्रोमोटर है, कोई एक इसका फंक्शन ऐसा होगा कि ये इनहिबिट भी करेगा, लेकिन ज़्यादातर इसके क्योंकि प्रमोशन की बेस पे है कि ज़्यादातर ये काम प्रमोट कर रहा है, इसलिए आप इसको ग्रोथ प्रमोटर में ही कंसिडर करते हो।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शंस की। ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, प्लांट की जो मेन स्टेम है वो डोमिनेंट होगी, जबकि साइड स्टेम्स जो है वो डोमिनेंट नहीं होगी। जैसे आप एरोकेरिया देख लो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि प्लांट की लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन प्लांट की का फैलाव कम है, उसकी ब्रांचेज नहीं है इतनी। दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस, जो ऑक्सिन की वजह से होती है। फ्रूट ग्रोथ होती है, यानी कि फ्रूट सेटिंग भी करता है ये। उसके अलावा पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करवाता है। पार्थिनोकार्पी क्या है कि फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि ओवरी को स्टिमुलेशन दी जाती है, हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं उसको कि भाई वो फ्रूट में चेंज हो जाए बिना फर्टिलाइजर हुए और बिना सीड फॉर्मेशन के। उसके अलावा सेनेसेंस लीफ की एजिंग को डिले करता है। ये बहुत कुछ स्पीशीज़ में लीफ को ओल्ड नहीं होने देता, उसको ग्रीन रखता है, उसको फ्रेश रखता है, उसको यंग रखता है, ताकि फूड की प्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस जो है वो करते रहें। ऑक्सिन एब्सेशन को रोकता है, ठीक है। एब्सेशन मतलब जैसे आपको बताया कि लीफ का, फ्रूट का या फ्लावर का शट ऑफ होना। अब अगर कोई जैसे फ्रूट बन गया, पक भी गया, उसको घिरने नहीं देगा, या अगर वो पका नहीं है तो उस फ्रूट को प्लांट बॉडी के साथ अटैच रखवाएगा। ये ऑक्सिन का काम है। यहाँ पे एब्सेशन को रोक रहा है। एब्सेशन डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ फ्रूट जब बन जाता है। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि फ्रूट अभी बन रहा होता है, कच्चा होता है और फ्रूट जब वो गिर जाता है, ठीक है, किसी और एक्टिविटी की वजह से नहीं, ब्रांच से खुद ब खुद गिर जाता है। उसमें भी हार्मोनल रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सिन क्या किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि लीफ को गिरने नहीं देगा, फ्रूट को गिरने नहीं देगा, फ्लावर को गिरने नहीं देगा। उसके बाद आते हैं इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस पे। क्योंकि ऑक्सिन्स इंडोल एसिडिक एसिड की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे ऑक्सिन्स की सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में उनको डिस्कवर के लिए बनाया गया था। ऑक्सिन्स क्योंकि नेचुरली भी बनते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो सिंथेटिक ऑक्सिन्स बनाते हैं, जो कि इकोनॉमिकली कहने कि आप इजीली बना सकते हो, लेबॉर्ट्री में कम रेट पे बन जाते हैं, यानी सस्ते दाम में बन जाते हैं। तो सेकेंड इसकी रीज़न ये भी है कि सिंथेटिक ऑक्सिन्स इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑक्सिन्स जो नेचुरली बनते हैं। और एक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा देर तक होती है, ये काम ज़्यादा देर तक करते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो सिंथेटिकली बनाए हुए ऑक्सिन्स के काम को रोक सकें या ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर काम के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो ऑक्सिन्स लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं, प्लांट्स के पास उन ऑक्सिन्स के एंजाइम्स नहीं होते। तो इसलिए वो सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं वो ज़्यादा देर तक अपना काम दिखाते हैं या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स की यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है नैफ्थलीन एसिडिक एसिड, नैफ्थलीन एसिडिक एसिड, उसके साथ इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है, उसके बाद है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। ये कमर्शियल एप्लीकेशन बेटा शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सिन कंप्लीट जो है लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नैफ्थलीन का काम क्या है, ये फ्रूटिंग को प्रमोट करता है, यानी कि नेचुरली फ्रूट सेट में हेल्प करता है। उसके अलावा IPA और ये दोनों मिलके फ्रूट सेटिंग, पोलिनेशन की एब्सेंस में फ्रूट सेटिंग करवाते हैं। वही पॉइंट के ओवरी को प्लांट के ऊपर ही रहने देंगे, फ्रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट करवाएंगे, जिसके बाद प्रॉपर्ली फ्रूट जो है वो बन जाता है और पक भी जाता है। 2,4-D का काम क्या है, इट्स अ सेलेक्टिव वीड किलर। सेलेक्टिव वीड किलर, वीड क्या चीज़ होती है, जड़ी बूटियाँ, अनवांटेड प्लांट्स। ये अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज़ होती हैं। उन स्पीशीज़ में एज अ वीड किलर यूज़ होता है 2,4-D। उन स्पीशीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको उनकी जगह से या उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर किसान या कहने के फार्मर्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में मोनोकॉट स्पीशीज़ में इसको यूज़ करते हैं। जैसे सीरियल क्रॉप्स जो हैं, सीरियल क्रॉप्स में आपके पास कौन कौन सी होती है, जो बारले आ जाता है, चावल आ जाते हैं, जिसको आप कहते हो शुगर कैन, गन्ना आ जाता है उसमें, ठीक है, गंदुम आ जाती है, ये सारे सीरियल क्रॉप्स हैं। तो बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स और जो लॉन में आपके जो घास वगैरह लगी होती है जिसमें अनवांटेड कहने के वैरायटीज़ होती हैं ग्रास की, उनको एज अ वीड एलिमिनेट करने के लिए भी 2,4-D इस्तेमाल होता है। उसके अलावा 2,4-D हम करते हैं पोटैटोज़ की स्प्रोटिंग को रोकने के लिए। पोटैटोज़ की स्प्रोटिंग क्या होती है, जैसे अगर हम देखें, अगर हम पोटैटो को प्रिजर्व करते हैं तो उसके ऊपर समटाइम्स कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो उससे पूरा का पूरा नया प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जैसे आपको बताया ऑक्सिन का काम क्या है, बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करता है लेकिन बर्ड की ग्रोथ नहीं होने देता, यानी कि एज एन इनहिबिटर एक्ट करता है। तो अगर आप एक पोटैटो को स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको ऑक्सिन का स्प्रे दे दो, उसमें बर्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, बर्ड फॉर्मेशन हो, लेकिन उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी,
ठीक है। उसके बाद लास्ट इसका फंक्शन क्या है 2,4-D का, इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं, एब्सेशन को रोकने के लिए। यानी कि जब फ्रूट बन जाता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रूट बनने के बाद अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता, राइप नहीं करता, पकता नहीं और वो गिर जाता है, तो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप से प्रिवेंट भी किया जाता है। यानी कि एब्सेशन को रोकता है। 2,4-D जो है वो एब्सेशन को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस काम के लिए भी ये सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो बनाए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स का पहला हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हार्मोन्स और उनमें जो सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। और आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपने प्लांट हार्मोन्स के जो 5 हार्मोन्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं वो अपने असाइनमेंट के तौर पर तैयार करनी है। जो जब भी आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा जब मुलाकात होगी वो असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवानी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।